कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे पीई रेशो और पीबी रेशो के बारे में एक वीडियो डाला था। अभी उसी वीडियो के नीचे एक बंदे ने कमेंट करा था कि लक्स इंडस्ट्रीज़ के ऊपर एक वीडियो बना दो। तो आपने बोला और मैंने वीडियो बना दिया। ठीक है। तो ये वीडियो में हम लोग जानेंगे लक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में, इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। आप सभी को पता है कि मैं एक टेक्नो फंडामेंटल सीरीज़ एक चलाता हूँ, जिसके अंदर मैं एक कंपनी का टेक्निकल और फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ और मुझे क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, और साथ ही साथ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर बताता हूँ। तो चलिए गाइस, ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और ये जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी हमारे जो सब्सक्राइबर है, जो भी हमारे व्यूअर है जिसने कमेंट करा था, मैं उनको भी बता देता हूँ, ये मैं सिर्फ एक लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि कंपनी को एनालाइज कैसे करते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। आप अगर अपनी पोजीशंस बना रहे हो तो खुद का एनालिसिस करने के बाद ही पोजीशंस बनाना। मेरे कहने पर कोई भी पोजीशंस बिल्कुल भी नहीं बनाना। अगर आपका इन फ्यूचर कभी भी कुछ भी लॉस होगा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाय द वे, अभी तक अगर जिस भी भाई ने, जो व्यूअर ने हम लोग को कमेंट करा था, अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और दूसरे भी व्यूअर जो नए हैं इस चैनल पर, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, नोटिफिकेशन घंटी बजा देना और शेयर भी कर देना। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और अगर हम लोग यहाँ पर लक्स का अगर एनालिसिस करते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो आईपीओ हुआ था 2016 में हुआ था। और उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम देने के बाद यहाँ पर एक पुल बैक लेने के बाद एक अच्छा खासा एक अप ट्रेंड के पैटर्न में चल रहा था। लेकिन ये जो ब्रेकआउट मिला या ब्रेकडाउन मिला यहाँ पर, ये 2023 में ब्रेकडाउन मिलने के बाद रीटेस्ट करा और उसके बाद वापस अच्छा खासा गिर रहा था। लेकिन अभी अगर यहाँ पर इंटरेस्टिंग सी बात अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं ना यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल पैटर्न ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक बेस पे ना एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया इसने। ये सपोर्ट लेने के बाद अगर ये ब्रेक होता ना, तो इसके अंदर और अच्छी खासी गिरावट आ सकती थी, लेकिन गिरावट नहीं आई। इनफैक्ट साथ ही साथ आप देखोगे उसी टाइम पे वॉल्यूम्स भी अच्छे है और कैंडल भी अच्छी खासी बड़ी। यानी कि जो यहाँ पर सेलर्स अच्छे खासे आए थे, यहाँ पर वो ही सेलर्स एक्चुअली निकल गए मार्केट से। और जो इतने 5-6 महीने लग गए, क्योंकि मंथली कैंडल है, मंथली टाइम फ्रेम है। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 महीने में जितनी सेलिंग आई, 1 महीने में उतनी ही सेलिंग वापस कवर कर दिया बायर्स ने। तो बायर्स ने अच्छी खासी इधर बाइंग की है। फिर 2 महीने कंसोलिडेट रहा और उसके बाद अच्छा खासा जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था या सपोर्ट लेवल था या इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल को भी इसने अच्छा खासा बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया। ठीक है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। बाय द वे, वॉल्यूम्स के ऊपर चैनल पर एक वीडियो है, आप वो जाकर देख सकते हो। उसके ऊपर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वॉल्यूम्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है। अभी ये जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पर एक अच्छी ट्रेंड लाइन है, जो ये येलो कलर की ट्रेंड लाइन है। साथ ही साथ ये जो अभी जो लेवल है, जो प्राइस एक्शन का लेवल है, जिसको ब्रेकआउट किया था, उसके बाद वापस ऊपर जाके उधर उसी लेवल को रीटेस्ट भी कर रहा है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेवल है। मंथली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर रहना चाहिए, ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन के हिसाब से, मंथली कैंडल के हिसाब से, ये वेट एंड वॉच का सिनारियो लग रहा है। मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम पर जाऊँ, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पर भी जाऊंगा, तो आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यहाँ पर एक अच्छा सा एक हैमर टाइप कैंडल बना है। और क्या कहते हैं, अगर इधर से अगर अच्छा मोमेंटम आएगा तो मतलब हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम पे पहले कंफर्मेशन मिलेगा, फिर मंथली टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिलेगा। और ये जो लेवल है 2112 के आसपास का लेवल, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इसका पुराना एक रीसेंट रेजिस्टेंस भी है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे एक छोटे टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, तो एक रेजिस्टेंस भी ब्रेक होगा। साथ ही साथ वापस अपने जो ट्रेंड लाइन था उसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि वापस अप ट्रेंड में आ जाएगा और इधर सेलर्स को ट्रैप करके ये वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा। और एक अगर बात पे फोकस करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज का एक गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है। यहाँ पर डेथ क्रॉसओवर हुआ था, बट यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है, जो कि एक बुलिश साइन कहीं ना कहीं दिखाता है। अभी अगर आप को नहीं पता है कि गोल्डन क्रॉसओवर या डेथ क्रॉसओवर क्या होता है, तो चैनल पर है ना, एक मूविंग एवरेज के ऊपर मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो डाला था, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो।
अगर आपको एक नई वीडियो चाहिए, एक डिटेल्ड और एडवांस वीडियो चाहिए मूविंग एवरेज के ऊपर, तो कमेंट में मूविंग एवरेज ज़रूर टाइप कर देना, मैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा, अभी मैं यूजुअली ना मतलब कभी भी जब ऐसा प्राइस एक्शन दिखता है ना कि मतलब मार्केट एक ट्रेंडी था, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल लिया, वापस पुल बैक ले रहा है, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है कि भाई अभी ये जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो उसके बाद ये पहला पुल बैक, उसके बाद ये शायद वापस डाउन ट्रेंड ना हो जाए, ये हो सकता है। या तो फिर शायद इधर ये जो डब्लू पैटर्न बना है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट किया और उसके बाद रीटेस्ट करके यहाँ पर ऐसा अप ट्रेंड कंटिन्यू कर दे, तो ये कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। तो इसको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ फिबोनाची, ठीक है। फिबोनाची के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है चैनल पर, वो भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची प्लॉट करूँ तो इसके ऊपर मुझे क्या देखने मिल रहा है, आप देखोगे जो हमारा प्राइस एक्शन का लेवल था वहीं पर एग्जैक्टली उसी लेवल पर 0.6 का लेवल भी है फिबोनाची का, तो एक काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। साथ ही साथ उसी लेवल के आसपास में 50 डे मूविंग एवरेज भी है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल या इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाता है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट जो है रीसेंट लो था इस लेवल के आसपास 1100 के आसपास की सेलिंग, यहाँ पर 1100 के लेवल के आसपास की सेलिंग यहाँ पर दिख सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है। जो कि लेवल है एग्जैक्टली मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ 1078 के आसपास का लेवल है, इस लेवल तक कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिख सकता है। अभी ये तो हो गया हम लोग को, मतलब अगर हम लोग नीचे से ऊपर फिबोनाची को प्लॉट करेंगे, लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो अभी भी फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में ही कहीं ना कहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग एक देख लेंगे कि भाई ऊपर से नीचे तक फिबोनाची का क्या क्या रोल यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं फिबोनाची को रीसेंट हाईएस्ट टू रीसेंट लोवेस्ट पॉइंट पे अगर मार्क कर दूँ, ठीक है, मैं एक सेकंड में यहाँ पर इसको मार्क कर देता हूँ। अभी अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो फिबोनाची के हिसाब से ये वाला जो लेवल है, जो 2858 वाला लेवल, ये लेवल ब्रेक होगा तो एक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। साथ ही साथ जो इसका रीसेंट ऑल टाइम हाई था, यानी जो रीसेंट इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से 2434, ये ब्रेक होगा तो एक अच्छा मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। जब तक इसके इस लेवल के बीच में कहीं ना कहीं ये वेट एंड वॉच वाला सिनारियो है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो फिबोनाची और प्राइस एक्शन के हिसाब से कहीं ना कहीं अभी तक ये एक वेट एंड वॉच वाला सिनारियो लग रहा है। अनटिल अनलेस डाउन साइड या अप साइड के लेवल ब्रेक नहीं होंगे तब तक एटलीस्ट मैं तो ट्रेड लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मतलब मुझे कैसा है कि मुझे वैल्यू स्टॉक तो चाहिए ही होता है, बट साथ ही साथ ऐसे स्टॉक्स भी चाहिए होते हैं कि जिसके अंदर एक मोमेंटम थोड़ा सा फास्ट हो या मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी हो कि वो एक लेवल पे हो, ब्रेकआउट हो रहा है और या ब्रेकआउट के पास है, तो वह उस लेवल पे मैं एंट्री बनाना यूजुअली पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं अभी, पर लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले अभी तक अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो, साथ ही साथ कमेंट करो, अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर कर दो, और ज़रूर आप कमेंट करके ये भी बता देना कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, या कोई भी दूसरे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। तो चलिए इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अभी इधर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो आप देखोगे मार्केट कैप इसका 5 साढ़े 5 हज़ार करोड़ के आसपास है, स्मॉल कैप कंपनी है कहीं ना कहीं, ठीक है। 1795 इसका करंट मार्केट प्राइस है, इसका हाई और लो यहाँ पर दिया गया है। बुक वैल्यू साढ़े पाँच सौ का है, तो बुक वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो 3 गुना का करंट मार्केट प्राइस है। बुक वैल्यू पीई रेशियो के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला था, मैंने इसी वीडियो के स्टार्ट पे बोला था कि पीई और पीबी रेशियो के ऊपर ही कमेंट आया था, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। स्टॉक का पीई लगभग 34 का चल रहा है, इंडस्ट्री का पीई 20 का है, तो स्टॉक और इंडस्ट्री पीई में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इंडस्ट्री के हिसाब से कहीं ना कहीं ये ओवर वैल्यूड तो लग रहा है। आर ओ सी ई 11 का है, आर ओ ई 8.22 का है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है मुझे। आर ओ सी और आर ओ ई के ऊपर भी एक वीडियो है, वो भी जाके देख लेना। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी मुझे वो लगती है जिसका आर ओ ई कम से कम 18 से 20% के आसपास हो और आर ओ सी भी 20 से 25% 30% के आसपास हो, तो ये इतना ज़्यादा एक अच्छा नंबर नहीं लग रहा है मुझे। फेस वैल्यू 2 रुपये का है, फेस वैल्यू के ऊपर कोई वीडियो नहीं है, बट अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप फेस वैल्यू भी कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो लेके आ जाऊँगा। जैसा कि इधर बताया था प्राइस टू बुक वैल्यू 3 गुना के हिसाब से, तो 3.27 का प्राइस टू बुक वैल्यू है।
प्रमोटर होल्डिंग 74.2 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। और साथ ही साथ अच्छी बात ये भी है कि प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है। यहाँ पर कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। अगर कंपनी के बारे में जानेंगे तो कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और इसका 15% शेयर है ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में। मिड सेगमेंट एंटरप्राइज इंडिया की कंपनी है ये। और ये लोग का जो लक्स जो है, ये मतलब काफ़ी लोगों को शायद ये होता रहेगा कि लक्स जो साबुन है ये उसके, ये वो वाली कंपनी है, ये वो नहीं है। जो लक्स कोजी जो ब्रांड है ना, ये वो वाले जो बनियान और जो अंडरगारमेंट्स सब बनाते हैं, ये वो वाली कंपनी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन रहेगा तो आई होप वो कन्फ्यूजन दूर हो गया रहेगा। अभी ये लोग ने मार्केटिंग हाई, इधर तक देखो की पॉइंट में, हाई मार्केटिंग स्पेंड क्यों, क्योंकि ये लोग सलमान खान, सौरव गांगुली, जैकलिन फर्नांडिस, जानवी कपूर, बमन ईरानी, वरुण धवन, ये लोग के ब्रांड एम्बेसडर्स है, ये लोग के एडवर्टीजमेंट सबके लिए मतलब ये लोग स्पेंड करते हैं। 900 करोड़ ये लोग ने स्पेंड करा था ऑन एन एवरेज। 8% ये लोग का रेवेन्यू का 8% के हिसाब से लोग ने स्पेंड करा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर है, ठीक है। 15% मार्केट शेयर लगा ऑर्गेनाइज्ड मेंस इनरवेयर मार्केट में, टॉप इंडियन इनरवेयर कंपनी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। 94% रेवेन्यू इज डोमेस्टिक ऑपरेशन, 6% फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। तो इसके अंदर ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, साथ ही साथ ये लोग का डोमेस्टिक यानी कि इंडिया में भी ये लोग का ऑपरेशन तो डेफिनेटली है। ये लोग किधर किधर करते हैं, जो 6% में अफ्रीकन कंट्री और साउथ एशियन कंट्री, यानी कि जो जापान उपान हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया, वो सब कंट्रीज़ में ये लोग कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अभी ये लोग का टारगेट क्या है, 60 कंट्रीज़ में ये लोग को प्रेजेंस बनाना है 2025 में। अभी ये लोग 46 कंट्रीज़ में है कहीं ना कहीं, ठीक है। रीजन वाइज अगर ये लोग का ब्रेकआउट देखेंगे तो नॉर्थ साइड से, ये इंडिया का है, नॉर्थ साइड से लोग का 34% आता है, वेस्ट से 24%, ईस्ट से 22%, सेंट्रल 16 और साउथ से 4% का ये लोग को क्या बोलते हैं रेवेन्यू आता है, ठीक है। कैटेगरी वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो जो प्रीमियम कैटेगरी उसमें 12% है, सब प्रीमियम में 54% और इकोनॉमी में 34% का ये लोग का रेवेन्यू ब्रेकअप कहीं ना कहीं है यहाँ पर, ठीक है। अभी अगर कुछ और डिटेल्स की बात कर लेंगे, मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है ये लोग के, कंपनी हैज टोटल 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, पोजेसेस अ क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ 34 करोड़ गारमेंट पीसेज अ ईयर, यानी कि 34 करोड़ गारमेंट के पीस, यानी कि जैसे एक बनियान है तो वो एक काउंट होगा, अगर 10 बनियान है तो टोटल 10, वैसे 34,000 बनियान या अंडरगारमेंट्स या जो भी मतलब वो कपड़े के जो पीस है वो लोग वो बना सकते हैं। अब ये लोग की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो कहाँ कहाँ है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में है। कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी ये इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं डेफिनेटली बना दूंगा, बट मोटा मोटी अगर हम लोग देखेंगे इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कंपनी और नए प्लांट्स बना रही है, मशीनरी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 50 करोड़ का लोग को अप्रूवल आया है। न्यू सेटअप कंपनी इज प्लानिंग टू हैव इन लुधियाना, तो लुधियाना में लोग 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये लोग डाल रहे हैं, जिससे कि ये लोग और क्या कहते हैं कंपनी में जो ये लोग का जैसे अब 34,000 करोड़ का ये लोग का भी गारमेंट पीसेस बना रहे हैं, तो इन फ्यूचर ये लोग शायद उसको 38 करोड़ या सॉरी 34,000 नहीं 34 करोड़ का गारमेंट पीसेस बना रहे हैं, तो इन फ्यूचर 38 करोड़ या 40 करोड़ तक का ये लोग को लेके जाने की प्लानिंग है, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें, लोग की सब्सिडरी कंपनी आर्टिमास फैशन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड है लोग की, ये सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। ये तो हो गया कंपनी के बारे में। चलिए अभी इधर कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। कहीं ना कहीं अभी अगर हम लोग यहाँ पर पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो ये मेजर प्लेयर है कहीं ना कहीं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाके हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स को स्किप कर देंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है मैं यूजुअली क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं देखता हूँ। टेक्नो और फंडामेंटल एनालिसिस में यूजुअली मैं लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी देखता हूँ, तो इसके लिए मैं कहीं ना कहीं एनुअल रिजल्ट्स है उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, मैं बहुत रेयरली क्वार्टरली रिजल्ट्स देखता हूँ। तो ये जो पीएनएल स्टेटमेंट है इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आप जाके देख लेना। पीएनएल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीनों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है। फंडामेंटल एनालिसिस की एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके देख लेना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंसर्निंग बात मुझे कभी क्या लग रही है, आप देखोगे 2022 में लगभग लगभग ये लोग की सेल्स थी 2300 करोड़, 2024 में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है, सिर्फ 80 करोड़ एक्स्ट्रा आए, और फिर 2024 में वो 80 करोड़ जो एक्स्ट्रा आए थे वो भी कम हो गए, और कहीं ना कहीं 60 करोड़ तो और इनफैक्ट ये लोग ने कम सेल करी है। और जो लास्ट 12 मंथ है TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ, तो उस हिसाब से भी ये लोग का 2300 करोड़ के आसपास की ही सेल चल रही। तो पिछले 3 साढ़े 3 साल से जो सेल्स का जो नंबर है वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है, ये बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। अभी वहीं पर दूसरी नेगेटिव बात मुझे क्या लग रही है,
जब आप देखो 2022 में ये लोग का जो सेल था 2300 करोड़ का था, एक्सपेंसेस देखो 1820 करोड़ थे, लेकिन यहाँ पर सेल्स नंबर में 28 करोड़ का जंप आया है, लेकिन एक्सपेंस आप देखो कितना ज़्यादा हो गया, 300 सवा 300 करोड़ के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव पॉइंट है, जिसका हम लोग को यहाँ पर भी आप नीचे देखोगे, पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये लोग का 21% था, अभी वो प्रॉफिट मार्जिन घट के 8% हो गया है। और आप देखोगे ये बीच में अच्छा खासा 20% का 21% का चल रहा था, 16% था, 15% था, अभी ये सिंगल डिजिट में ही आ गया है, जो कि बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर ये भी चीज़, मतलब ऑब्वियसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर गया, तो इसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। ठीक है, कुछ और डिटेल्स अगर हम लोग देखेंगे तो टैक्स तो उस हिसाब से 26-27%, 1-8% का फ़र्क है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। बट अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 270 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 338 करोड़ हो गया, फिर उसके बाद सिर्फ 137 करोड़। ठीक है, अभी आप देखोगे पिछले 2020 से ये लास्ट 2 साल में, मतलब 5 साल के हिसाब से लास्ट 2 साल में काफ़ी ज़्यादा ये लोग का नेट प्रॉफिट कम हो गया है। अगर मैं ट्रेलिंग 12 मंथ भी देखूँ तो भी 160 करोड़ ही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, जिसका असर हम लोग को ईपीएस में भी दिख रहा है। पहले 70 रुपया था, 107 रुपया हो गया, 113 रुपये हो गए लगभग, और अभी 47 और 43 का ईपीएस चल रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर नज़र आता हुआ दिख रहा है फिलहाल। ठीक है, तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वेट एंड वॉच लग रहा है, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे ये इतना इंटरेस्टिंग तो फिलहाल नहीं लग रहा है। ठीक है, कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो पिछले 5 साल में 14% कैगर के हिसाब से ग्रो किया, 3 साल में 6%, और लास्ट 12 महीने के हिसाब से सिर्फ 2%, बहुत ही बुरे नंबर्स है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूंगा तो 5% था कैगर के हिसाब से, 5 साल के हिसाब से, तीन तीन साल के हिसाब से -23%, और ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से 63% पॉजिटिव। ये एक अच्छा नंबर है डेफिनेटली। स्टॉक प्राइस की बात करूंगा तो 4% के हिसाब से था 5 साल में, 3 साल में -21% था, और पिछले 1 साल में 40% के हिसाब से। तो ये भी कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस तो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अभी सबसे कंसर्निंग बात क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। आप देखोगे 5 साल पहले 19% का था, 3 साल पहले 15% का था, और पिछले साल का सिर्फ 8% का। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी डेफिनेटली कम होता हुआ दिख रहा है। जैसा कि मैंने बताया, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओई और आरओसी, दोनों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप जाकर देख लेना। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है वो वीडियो में आरओई और आरओसी के बारे में, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट देख लेते हैं, और इससे हम लोग को कंपनी की जो हेल्थ है वो हम लोग को समझ में आती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो जो बैलेंस शीट है वो तो डेफिनेटली ग्रो हुई है। पहले 870 करोड़ की बैलेंस शीट थी, अभी 2350 करोड़ की बैलेंस शीट हो गई है, तो बैलेंस शीट तो 3 गुना हो गई है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं रिजर्व्स और बोरिंग्स और सब में कितना क्या ग्रोथ आया है। तो रिजर्व्स पहले 313 करोड़ के थे, अभी वो 1644 करोड़ के रिजर्व्स हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है, रिजर्व्स में डेफिनेटली ग्रोथ आती हुई दिख रही है। बोरविंग्स की बात करूँ तो 329 करोड़ के बोरविंग्स थे, अभी वो घटकर 250 करोड़ के भी नीचे आ गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर है कि बोरविंग्स ये लोग धीरे धीरे कम कर रहे हैं, और जितनी बोरविंग्स कम रहेगी उतना ये लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट है, आपको कम देना पड़ेगा। ठीक है, वो एबिट और इबिटा एक चीज़ होती है। ठीक है, अगर जिस किसी को नहीं मालूम है तो वो भी कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर ये एक अच्छी बात दिख रही है। यहाँ पर CWIP देखेंगे तो CWIP में इतना ज़्यादा कुछ ये है नहीं, 50 करोड़ का ये जो ये लोग ने ऑलरेडी ऊपर जो बताया था लुधियाना की फैसिलिटी का है, ये आई गेस वही रहेगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और इसका 3 करोड़ और 5 करोड़ का है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ एक्सपेंशन के हिसाब से लग नहीं रहा है। ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कंपनी को फ्यूचर एसेट्स के लिए कहीं ना कहीं लोग और एसेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट तो ठीक ठाक सी लग रही है। अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट ये लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट ये लोग के कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर लेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हिसाब से 2019, 20, 21 में अच्छा खासा एक नंबर था। 2022 नेगेटिव हो गया,
2023 में 181 करोड़, और उसके बाद 2024 में 240 करोड़, जो कि एक ठीक ठाक सा नंबर है। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डेफिनेटली नेगेटिव रहेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी काफ़ी बार नेगेटिव रहता है। ओवरऑल नेट कैश फ्लो कितना है हम लोग को वो नज़र आना चाहिए। अभी अगर आप देखोगे पिछले 3 साल में पहली बार ये लोग नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में आए हैं। बट अगर पिछले 6 साल का 7 साल का डेटा देखेंगे तो ये मतलब सिर्फ 2 बार ही एक अच्छे नंबर के हिसाब से लोग पॉजिटिव आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे कंसर्निंग लग रहा है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अगर इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करूँ तो डेटर डेज जो है वो 114 दिन का है। यानी कि आ, जो जिस भी ग्राहक को आपने माल दिया है, जो भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी सप्लायर है, उसको माल दिया है, वो आपको लगभग 4 महीने लगा दे रहा है आपको पैसा वापस देने में। तो यह कहना कि बहुत ही ज़्यादा हाई नंबर है। यानी कि आपके पास आपके जो सप्लायर है वो लोग के ऊपर कंट्रोल नहीं है। कहीं ना कहीं वो नज़र आता है, क्योंकि मतलब वो ज़्यादा टाइम लगा रहा है आपको पैसा देने के लिए, इसके लिए आपका पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहा है ना, मतलब आपके पास वो पैसा टाइम पे नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल उस सब में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। ठीक है, जब आप यहाँ पर देखोगे 97 था, 86 था, ये काफ़ी फिर भी अच्छा नंबर है एज़ कम्पेयर टू 114, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है मेरे हिसाब से। डेटर डेज 45 to 90 डेज के बीच में आसपास में रहेगा, वो एक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर होता है। इन्वेंट्री डेज की बात करूंगा तो 288 डेज की इन्वेंट्री है, यानी कि लगभग लगभग आपके पास 9 महीने का माल पड़ा हुआ है। इसको हम लोग अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके लिए कि आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, लेकिन 9 महीने की इन्वेंट्री अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये भी हो जाता है कि वो माल बिकना चाहिए 9 महीने में। ठीक है, मतलब आइडियली तो मतलब जो अंडर गारमेंट्स सब होते हैं वो तो बिक जाते हैं, क्योंकि हर किसी को पहनना होता है। बट कैसा है कि आजकल अंडर गारमेंट्स में भी है ना बहुत सारे नए नए प्लेयर्स आ गए हैं, और बहुत सारे उसके अंदर भी आजकल फैशन जो सब आ गए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लोग लक्स को ही चूज़ करेंगे। करेक्ट, तो वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर इन करने की बात हो जाती है। डेज पेबल, तो डेटर डेज में क्या होता है कि आपको पैसे आने वाले हैं। डेज पेबल में क्या होता है कि आप किसी को पैसे देने वाले हैं। यानी कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया मान लो, आपका किसी सप्लायर का जिससे आपने सामान लिया होगा, उसको आपको पैसा देना है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो 150 दिन का ये है, यानी कि 5 महीने के आसपास का डेज पेबल है। अच्छी बात यह है कि डेटर डेज के हिसाब से डेज पेबल ज़्यादा है, क्योंकि आप वो 36 दिन का जो गैप है बीच में, उतने दिन आप पैसे रख पा रहे हो अपने पास, तो वो एक अच्छी बात है। ये कम होता तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती थी वर्किंग कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, आर ओ सी की बात करेंगे तो हम लोग, आप देखोगे पहले 28% का था, 33 हुआ, 36 हुआ, 34 हुआ। यहाँ पर से धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक गिरता हुआ नज़र आ गया था 2021 से। फिर उसके बाद 13%, और अभी सिर्फ और सिर्फ 11% है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही मुझे एक ख़राब नंबर दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लूँ, ईयरली ईयरली पे मैंने इसको सिलेक्ट किया हूँ। और अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2017 में प्रमोटर के पास 73% था, एफ आई एस के पास 0.01, डी आई एस के पास 0.02, और पब्लिक के पास 26 साढ़े 26% के आसपास का माल था। अभी अगर देखेंगे प्रमोटर्स ने लगभग 1%, आधा परसेंट के आसपास होल्डिंग्स बढ़ाई है। एफ आई आईज ने 1.25% बढ़ाई है, डी आई आईज ने 4-5% पकड़ लो, 4.82 बढ़ाई है, और पब्लिक के पास 20% के आसपास का माल रखा हुआ है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नंबर्स नहीं लग रहे हैं, सच कहूँ तो। आर ओ सी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, आर ओ ई अच्छा नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वर्क सी डब्ल्यू आई पी में ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं है। अच्छी बात यह है कि रिजर्व ज़्यादा है, बोरोइंग्स बहुत कम है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ई पी एस गिरता हुआ जा रहा है, नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं पिछले 5-6 साल में वन ऑफ द लोवेस्ट नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट मार्जिन, आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होते हुए जा रहे हैं। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन सेल उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंसर्निंग सी बात लग रही है। ठीक है, कुछ कुछ अच्छी बात है, जैसे प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, वो एक अच्छा है। ठीक है, और डेफिनेटली ये लोग की जो लुधियाना वाली फैक्ट्री जो बन रही है, जो भी वो लोग का जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी वजह से शायद कुछ और ये लोग नए सेगमेंट में जाके और थोड़ा सा ये लोग और प्रोडक्ट को ये लोग इनोवेटिव करके डेफिनेटली टर्न अराउंड कर सकते हैं। ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है, बट इतना अट्रैक्टिव भी नहीं है। मतलब अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा तो मैं इसी इंडस्ट्री में या इसी सेगमेंट में, या नॉर्मल अपैरल या कपड़े की जो सेगमेंट है,
उसी में कोई दूसरी कंपनी देख सकता हूँ जो मुझे कहीं ना कहीं एक फेयर वैल्यू के हिसाब से लगेगी, या मुझे अगर मतलब ओवर वैल्यूड भी लगती है कहीं ना कहीं, बट मुझे एटलीस्ट ये रहेगा कि हाँ भाई ये कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो अगर मैं 100 रुपये की जगह उसको 110 रुपये दे रहा हूँ तो भी मुझे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अभी फ़िलहाल ये मुझे मतलब 1800 रुपये का जो इसका करंट मार्केट प्राइस है वो मेरे लिए वर्थ नहीं लग रहा है। अगर ये 1200 1300 1100 के आसपास रहता तो एक बार मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का सोच भी सकता था। फिलहाल तो मैं इससे बाहर रहना ही पसंद करूंगा अभी के लिए। एक दो क्वार्टर जाने दूंगा, उसके बाद अगर कहीं ना कहीं अगर मुझे नंबर्स कहीं ना कहीं अच्छे लगते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देख के मुझे समझ में आएगा। तब तक मार्च में तो वापस एक नया साल वाला एनुअल एनुअल स्टेटमेंट भी आ जाएगा, तो उससे भी और एक समझ में आएगा कि पिछले साल के हिसाब से लोग ने कैसा परफॉर्म करा है। तो उसके बाद मैं कहीं ना कहीं डिसाइड कर सकता हूँ। फिलहाल तो मैं अभी इसको अवॉइड ही करूँगा। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको इस कंपनी में क्या अच्छा लगा, बुरा लगा। आपको कौन से और वीडियोस चाहिए, ज़रूर सब कमेंट करके बता देना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबा देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।